हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। और पिछले 1 घंटे से आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे हो और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। बिल्कुल अगला टॉपिक भी आपका रीजनिंग का हो गया है और अब अगले टॉपिक की बारी आई है आपकी जियोग्राफी की। डेली हम लोग इंडियन जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज इंडियन जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो जाएंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हमारा ये चल रहे हैं। इसमें इंडियन जियोग्राफी में लास्ट में जो स्टैटिक पोर्शन होता है ना इंडियन जियोग्राफी का, आज उसके क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। पूरे 40 सवाल है, तो देखेंगे कितने बच्चे ज़्यादा स्कोर करते हैं और कितना आपको याद है, कितना आप लोग तैयार हो अपने पेपर के लिए। एक बात ध्यान देंगे सभी, आज हो चुकी है 15 जनवरी, अब आपके पेपर के सिर्फ एक ही महीना रह गया है। तो कल हम एक स्ट्रेटेजिक वीडियो लेकर के आएंगे कि इस अगले महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों, 1 फरवरी से आप सभी लोगों के लिए रिवीजन की मैराथन भी आ जाएगी। और आपको अंकुर सर ने अभी बताया होगा कि संडे में 2-3 घंटे की क्लास लेंगे हम साइंस की, जिसमें कि रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें काम आएगी चीज़ें। हिंदी आपकी डेली चली रही है, हिंदी की भी मैराथन ले लेंगे। पेपर से पहले पहले ही आपका 29 तारीख से पेपर है, पेपर से पहले हिंदी की भी मैराथन हो जाएगी और साइंस की भी हो जाएगी। और अच्छे से पेपर दे के आना। बाकी जी के जीएस आप इतना कर लोगे तो रेडियो ऑपरेटर में हो जाएगा। चलो जी, सवाल शुरू करते हैं। सभी को मेरी नमस्ते। आकृति चौहान, विकास राणा, संजय यादव, जय हिंद, चिंकी त्यागी, दीपक यादव, अम्मी जान, अक्षय, तानिया मलिक, मीनाक्षी मलिक, सभी को नमस्ते। शुरू करें क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इंडियन ज्योग्राफी में तीसरी मैराथन है ये। प्रैक्टिस सेट में टॉपिक वाइज चल रहे हैं, इससे पहले हो चुका सारा। एक तो कृषि कृषि हो चुका है। मिट्टी पढ़ेंगे, मिट्टी, भारत में मिट्टी, भारत में खनिज, भारत में उद्योग, भारत की जनसंख्या, 2011 की जनगणना जो होती है, जनगणना, ये सभी टॉपिक आज रहने वाले हैं आपके इस क्लास में। तो ध्यान देंगे सभी, क्लास के साथ जुड़े रहेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके पेपर वाले ही क्वेश्चन है। कौन सी पीडीएफ खोल दी आपने ये? 1 मिनट रुको बस। बस 1 सेकंड का टाइम देंगे, ये भी नहीं है। बुलाओ उसे एक बार। तब तक आप लोग ये वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस करो। अभी पीडीएफ 2 मिनट का टाइम दो बस, पीडीएफ दूसरी लगा दी है। चलो ये रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। देखो, विश्व का कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है, चलो बताओ। रिवीजन करते हैं तब तक। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है? अच्छा रिवीजन छोड़ो, मैं थ्योरी करा देता हूँ तुम्हें। देखो ध्यान दो सभी, क्वेश्चन से पहले थ्योरी समझेंगे। जो टॉपिक चल रहा है हमारे कृषि और मिट्टी, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मिट्टी। देखो, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। और इन 8 प्रकार की मिट्टियों में सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है, सबसे उपजाऊ मिट्टी वो है जी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम अंग्रेजी में एलुवियल सोयल भी बोलते हैं। एलुवियल एलुवियल सोयल, ठीक है जी। जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? जलोढ़ मिट्टी जो नदियां अपने साथ पानी लेकर के आ रही, वो पानी के साथ साथ में रेत, गाद, ये सारी चीजें लेकर के आती है और पानी आगे बह जाता है और उसके बराबर में वो सारी गाद उसके किनारों पर टिक जाती है। तो उससे बनती है जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत ही उपजाऊ होती है फसलों के लिए। इस जलोढ़ मिट्टी में भी 2 प्रकार की मिट्टी होती है। एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं बंगर। क्या बोलते हैं? बंगर, ठीक है, बंगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं खादर। सभी ध्यान रखेंगे, बंगर और खादर, ठीक है जी। सबसे ज्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो आपकी खादर जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर, इस पे हर प्रकार की फसल उग जाती है। और हमारे उत्तर भारत में, चूंकि नदियां उत्तर भारत में ज्यादा है, तो उत्तर भारत में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, एक बंगर और एक खादर, ठीक है जी।
अच्छा, दूसरी कौन सी मिट्टी मिलेगी? दूसरी मिट्टी होगी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो मोटे अनाज की फसलों के लिए जरूरी होती है। लाल मिट्टी मोटे अनाज की फसलों के लिए। तीसरी मिट्टी काली मिट्टी होगी, काली मिट्टी। काली मिट्टी, ये जो काली मिट्टी बनती है ये प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो हमारा पठार वाला क्षेत्र है वहां मिलती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी, इसको हम कपासी मिट्टी के, क्योंकि कपास की फसल के लिए जरूरी होती है ये, कपासी मिट्टी के लिए भी जानते हैं। और वहां जो प्रायद्वीपीय भारत में जो लावा निकलता है ना, लावा, लावा के ठंडा होने से बनती है ये काली मिट्टी। अब लावा के ठंडे होने से बनती है तो इसमें जो जीवाश्म मिलेंगे, जीवाश्म, जीवाश्म वो भी कम मात्रा में मिलते हैं। दूसरी जो काली मिट्टी है ये सवते जुताई वाली मिट्टी भी कहलाती है। सवते जुताई यानी कि अपने आप ही जुताई होती रहती है इसमें। कैसे? जैसे पानी गया, नरम हुई मिट्टी तो सिकुड़ जाएगी, और जैसे धूप पड़ी तो ये खिल जाएगी, तो सवते जुताई वाली मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी। और कौन सी मिट्टी है चौथी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, ये जो लेटेराइट मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी को ईंट वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये ईंट की तरह कठोर हो जाती है। जब ये गीली होगी तो दलदली सी हो जाएगी, और जब ये सूखेगी तो ईंट की तरह। तो ईंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होता है लेटेराइट मिट्टी का। ध्यान रखोगे सभी? चलो, थ्योरी में तुम्हें क्वेश्चंस के माध्यम से करा दूंगा। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। चलो जी, ध्यान दो अभी। अब देखो क्वेश्चंस आ गए आप लोगों के सामने, और ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल ये कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एक तो कृषि के बारे में जो बताता है, जो रिसर्च करता है, वो कौन सा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो अभी बताया मैंने आपको, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 8 प्रकार की। डी, 8 प्रकार की, जिसमें से 4 प्रकार की मिट्टी तो हमने पढ़ी। 4 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी हो गई? अभी बताया मैंने तुम्हें। एक तो जलोढ़ मिट्टी, जिसके 2 रूप है, एक नई एक पुरानी। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? खादर बोलेंगे, खादर। पुरानी को क्या बोलेंगे जी? बंगर बोलेंगे, बंगर। दूसरी प्रकार की मिट्टी है हमारी काली मिट्टी, सवते जुताई मिट्टी, काली मिट्टी। तीसरी हो गई जी लाल मिट्टी, मोटे अनाज की फसलों के लिए लाल मिट्टी। इसमें जो है आयरन ऑक्साइड ज्यादा मिलता है, इसकी वजह से ये लाल होती है। चौथी मिट्टी हो गई लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ईंट बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है, लेटेराइट मिट्टी। पांचवी जो मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय, एरिड, ठीक है ना, मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि ऐसी मिट्टी जो रेतीली हो जाती है, जिसमें फसल बहुत ही कम उगती है। मोटे अनाज वाली फसल इसमें भी उगती है मरुस्थलीय मिट्टी में। और ऐसी वनस्पति देखने को मिलती है जिसमें से पानी कम निकलता हो। तोड़ेगा भाई। अगली कौन सी मिट्टी हो गई जी? पर्वतीय मिट्टी। अब आप देखते हो पर्वतों पर भी वनस्पति उगती है, तो पर्वतीय मिट्टी, वहां इसका मतलब मिट्टी है तभी तो वनस्पति उगती है, लेकिन वहां ऐसी फसल नहीं उगती जैसे खाद्यान्न फसलें, गेहूं, चावल, इस प्रकार की फसलें नहीं होती। पर्वतीय मिट्टी। सातवीं मिट्टी है क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी कौन सी हो जाती है? जिसमें क्षार, क्षार क्या होता है? बेस, बेस, बेस की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्षारीय मिट्टी। बेस कैसे पता चलता है क्षारीय मिट्टी? बेस और एसिड यानी कि अम्ल और क्षार डिपेंड करते हैं पीएच मान के ऊपर। आपने पढ़ा होगा पीएच मान। अगर किसी का पीएच मान 0 से लेकर के 14 के बीच में है तो यानी कि वो अम्ल और क्षार को डिसाइड करेंगे। नंबर 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल है, जैसे पानी। और ऊपर जाओगे 7 से 14 पे जाओगे तो ये क्षार को रिप्रेजेंट करेगा, क्षार को। और 7 से नीचे आओगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अम्ल को बताता है जी, अम्ल को। ठीक है। अगर किसी का पीएच वैल्यू 1 है, 1, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा अम्लीय है। अगर किसी का वैल्यू 13 है या 14 है, इसका मतलब बहुत ज्यादा क्षारीय है। ऐसे एक बार सवाल सीडीएस में आया था, किसी की दे रखा था कि अगर किसी का पीएच वैल्यू जो है 0 है तो वो क्या है?
वो अम्लीय है या अत्यधिक अम्लीय है? वो अत्यधिक अम्लीय है। अगर किसी का 8 है, 8 इसका मतलब वो थोड़ा सा कम क्षारीय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्षारीय मिट्टी। एक होती है आपकी लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी। तो इस तरीके से आपकी 8 प्रकार की मिट्टी अनुसंधान द्वारा, ये देखो मैप, देखो मैप में देख लो एक बार कहां कहां किन किन स्टेट्स में पाई जाती है। यहां देखो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है ना, इस क्षेत्र में जो आपको मिट्टी देखने को मिलेगी वो मिट्टी रहेगी फॉरेस्ट मिट्टी। फॉरेस्ट वाली यानी कि पर्वतीय मिट्टी, ये देखने को मिलेगी। ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा कम ग्रीन सा दिखाई दे रहा है यहाँ, ये सारा का सारा रीजन नदी वाला रीजन है ये। अब अगर ये नदी वाला रीजन है तो कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। इस रीजन पे होती है जलोढ़ मिट्टी। ध्यान से समझना, अभी सवाल बना रखे हैं मैंने इसके ऊपर। ये है जलोढ़ मिट्टी। ये देखो रेड कलर में यहाँ पर थोड़ा सा रीजन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये स्टेट मैंने तुम्हें याद करा रखे हैं सारे। ठीक है। यहाँ देखो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इस बॉर्डर पे ये मिट्टी मिलेगी आपको लाल मिट्टी। कैसी मिट्टी है? लाल मिट्टी। ठीक है जी। यहाँ देखो महाराष्ट्र, थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाला रीजन भी है, कर्नाटक का रीजन भी है। इस रीजन पर यहाँ आपको देखने को मिलेगी काली मिट्टी। काली मिट्टी अक्सर पूछ ली जाती है, काली मिट्टी किस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगी? गुजरात में भी यहाँ आपको उपजाऊ यानी कि जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। और यहाँ मरुस्थल वाले रीजन पर कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी? मरुस्थलीय मिट्टी। बोलो क्लियर है बात? तो ये मैप आपने समझ लिया। इसी प्रकार उत्तर पूर्व भारत में भी मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर्वत है तो पर्वतीय मिट्टी, यहाँ लाल मिट्टी, यहाँ जलोढ़ मिट्टी। क्लियर? अब सवाल पे आ जाओ। देखो अगला सवाल देखो, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो उपजाऊ है कौन सी रहेगी? क्या लाल मिट्टी या काली या जलोढ़ या लेटेराइट मिट्टी? तो सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है किसका? जलोढ़ मिट्टी का। एलुवियल सोयल भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को बोलेंगे क्या? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलेंगे? बेंगर। ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलेंगे हम बंगर। तो सबसे ज्यादा भारत में यही मिट्टी पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल देखो तीसरा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? नवीन मतलब नई जलोढ़ मिट्टी। अभी आंसर दिया मैंने आपको, क्या रहेगा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही रहेगा, खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से भी जानते हैं। बंगर किसके नाम से जानते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बंगर बोलते हैं, बंगर। रेगुर, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। ये कुछ नहीं है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की बात होती है इसमें। प्रायद्वीप जानते हो क्या होता है? प्रायद्वीप अंग्रेजी में इसको पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुला। प्रायद्वीप भारत मतलब जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। इधर भी पानी है, आप जानते हो, इधर है अरब सागर, इधर भी पानी है बंगाल की खाड़ी, और इधर नीचे हिंद महासागर। तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन एक हिस्सा कहां लगा हुआ है? एक हिस्सा जमीन पर लगा हुआ है। तो ऐसे जमीन के क्षेत्र को जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, एक क्षेत्र उसका जमीन से लगा हुआ हो, उसको हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी जी काली मिट्टी। काली मिट्टी। बोलो आ रहा है समझ में सभी को? स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। बहुत बढ़िया भाई दीपक दांगी, स्ट्रगल से बिल्कुल नहीं डरना है। यही एक कहानी है जो सफलता के बाद आपको बतानी है। आपको बताया था मैंने, सुबह का जो सूरज है वो तभी अच्छा लगता है जब आपकी रात जो है स्ट्रगल भरी रही हो। आगे देखो, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, बताओ कहां? मैप बताया था अभी मैंने आपको। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है? बताओ जी कहां पाया जाएगा लाल मिट्टी का? मैप दिखाया था मैंने तुम्हें, मैप देखना है। देखो ये रहा मैप, बताओ कहां मिलेगा सर्वाधिक विस्तार?
तो इसका जो सही जवाब होगा, सबसे ज्यादा लाल मिट्टी देखने को मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे आओ अगले सवाल पे। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, कहां पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी वो है जो ईंट बनाने के काम आती है, ईंट बनाने के। आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी से अगर ईंट बनाते हैं तो उसमें पहले रेत मिलाते हैं, एक नमक सा मिलाते हैं, वो सिलिका मिलाते हैं। वो इसलिए मिलाते हैं ताकि जलोढ़ मिट्टी भी लेटराइट मिट्टी की तरह काम करे और एक मजबूत ईंट बने, ठीक है ना। तो लेटराइट मिट्टी ईंट बनाने के काम आती है। बताओ कहाँ मिलेगी आपको ये? क्या मालाबार तटीय क्षेत्र में, या कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, या बुंदेलखंड में, या बघेलखंड में? ये सारे मैंने तुम्हें बताए थे। मालाबार तटीय क्षेत्र का मतलब है केरल वाला रीजन, केरल। कोरोमंडल तटीय क्षेत्र है मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। और बुंदेलखंड ये यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ जिले, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, है ना, ये वाला क्षेत्र है बुंदेलखंड। और बघेलखंड, बघेलखंड सोनभद्र वाला जो जिला है वहां पड़ता है बघेलखंड, छोटा नागपुर के पास ये क्षेत्र है। तो क्या ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा लेटराइट मिट्टी के लिए? सभी सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। लेटराइट मिट्टी भारत में आपको देखने को मिलती है, कहां देखने को मिलती है जी? केरल में, यानी कि मालाबार तटीय क्षेत्र। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन रहेगा। ये स्टैटिक जीके के तौर पर आते हैं सवाल और यहीं से आपके पेपर में सवाल बनेंगे। मैंने आपको बताया था यूपी पुलिस के लिए कृषि, वन, मिट्टी, इन पे ज्यादा फोकस होता है बोर्ड का, है ना, तो ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल देखो। भारतीय कृषि व अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? पहले ये समझो मृदा अपरदन होता क्या है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोयल इरोजन, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब यह है कि मृदा अपरदन हो जाती है, मृदा एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। कैसे जाती है? हमारे भारत में या तो वायु अपरदन देखने को मिलेगा, वायु के माध्यम से मिट्टी उड़ के चली गई, ऊपरी परत मिट्टी की जो उपजाऊ परत है, जिसपे जीवाश्म है, जिसपे पोटेशियम, जो बहुत सारी चीजें हैं, वो हवा की वजह से उड़ के चली गई। या फिर जल अपरदन देखने को मिलेगा, पानी में बह करके चले गए, है ना। चंबल नदी सबसे ज्यादा अपरदन करती है, जल अपरदन, बड़े बड़े बीहड़ बना देती है चंबल नदी। तो कितनी प्रतिशत भूमि है जो अपरदन हो जाता है, जिसका मृदा अपरदन हो जाता है जिसका? ठीक है, मृदा अपरदन बताओ कितने परसेंट? बी 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 बता रहे हैं, सभी बी बता रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है, देखो मृदा अपरदन की भारत में बहुत ज्यादा समस्या है और लगभग 60%, डी ऑप्शन सही रहेगा, 60%। जिसके सवाल गलत हो रहे हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, इनको याद करें, अपनी गलती को ठीक करना है बस, ठीक है ना। 60%, 60% भूमि मृदा अपरदन से प्रभावित है। और मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो सबसे बढ़िया जो तरीका होता है मृदा अपरदन को रोकने का, वो है वनों के माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से, वृक्ष लगा करके। और इसीलिए मैंने तुम्हें कल एक प्रॉमिस कराया था कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको एक वृक्ष अपने जीवन में जरूर लगाना है, ठीक है जी, जरूर लगाना है। 60% मृदा अपरदन को रोकने में अपना सहयोग देना है आप लोगों को। आगे देखो, खनिज पदार्थों, अब खनिज की बात आ गई। आपका जो मिट्टी है वो खत्म हो चुका है, मिट्टी खत्म हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखो, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? कहां सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ देखने को आपको मिलते हैं? ठीक है जी, क्या मालवा के पठार पे, क्या दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, या छोटा नागपुर का पठार सबसे ज्यादा? हाँ जी बताओ। हाँ तुक्के लगा रहे हैं, पता है मुझे। जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो तो सभी ने पढ़ रखी होती है कि, और उनको पढ़ के समझ लेते हैं बच्चे कि जीएस तो हमसे आती है, जीएस में तो हमें कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन जब स्टैटिक जीके वाली बात आती है तो फिर तुक्का लगाते हैं सभी। इसलिए कहा है कि एक एक नंबर आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीज जो आपको कराई जा रही है बहुत अच्छे से पढ़नी है, और पढ़नी ही नहीं है, याद भी करनी है आप लोगों को, क्लैरिटी भी लेकर के आनी है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन देख के वहां ऐसा लगता है पेपर में भी कि ये सही होगा और लगा देते हो सही, और फिर गलत हो जाता है, फिर नेगेटिव में देकर के आओगे। इसलिए हर टॉपिक को अच्छे से करना जरूरी है।
एक महीने की स्ट्रेटेजी अब क्या रहने वाली है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अगले आने वाले एक महीने में कैसे तैयार होना है आप लोगों को, और हम लोग आप लोगों के लिए क्या करेंगे बताओ। सबसे समृद्ध, इसको तो सही दे सकते हो सभी। साधना यादव का सही जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार खनिज के मामले में बहुत समृद्ध है। छोटा नागपुर का पठार ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, जहां सोनभद्र जिला है उस क्षेत्र में पड़ता है। जानते हो उत्तर प्रदेश का ये तो हो गया ललितपुर जिला, अगली टांग सी, और ये पिछली टांग सी हो गया सोनभद्र जिला, और झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इस रीजन पे छोटा नागपुर का पठार है जहां से सबसे ज्यादा खनिज निकलता है, कोयला वगैरह यहीं से निकलता है। और कोयले में राज्य कौन सा है? झारखंड। कोयले में है जी झारखंड, सबसे ज्यादा कोयला जहां निकलता है, ठीक है। आगे देखो, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां। एक सवाल तो यही बन गया आपका, ऐसा पूछा जा सकता है बाबा बुदन की पहाड़ियां है कहां? तो बाबा बुदन की पहाड़ियां है जी आपके कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कर्नाटक में। कमेंट करो कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है, बताओ। कर्नाटक राज्य में है निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक, बताओ। बाबा बुदन की पहाड़ियां, कौन सा खनिज मिलता है यहां से? तो कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा जी लोहो अयस्क। लोहे के अयस्क मिलते हैं। आप जानते हो अयस्क क्या होते हैं? अयस्क, अलोए भी बोलते हैं इनको, अलोए, ठीक है। लोहे के अयस्क, अयस्क का मतलब ये होता है कि जमीन के अंदर से जो भी हम खनिज निकालते हैं वो अपने स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता, पूर्ण शुद्ध रूप में नहीं मिलता, वो अपने अयस्कों के रूप में मिलता है। जैसे अगर मुझे एल्यूमिनियम की आवश्यकता है तो एल्यूमिनियम नहीं निकलेगा, उसके साथ बॉक्साइट निकलेगा, और उस बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम को निकालेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही लोहे के अयस्क होते हैं, लोहा भी निकलता है, लोहे के अयस्क है। तो कर्नाटक राज्य की इस बाबा बुदन की पहाड़ियों से लोहे के अयस्क मिलते हैं, लोहे के अयस्क। क्लियर है सभी को? अगले सवाल पे आओ, 10वां सवाल। भारत में सबसे ज्यादा लोह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, ये जो भी सवाल आपके गलत हो रहे हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करते रहो साथ के साथ, ठीक। फोकस लगा के पढ़ो, आराम से याद चीजें समझ में आएगी। तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन, देखो लोहे का उत्पादन कर रहे हैं अब, लोहा उत्पादन। हाथ भी चलाते रहोगे पढ़ते पढ़ते, बिल्कुल चीजें याद होगी। बताओ लोहा उत्पादन, जवाब देने की कोशिश करो। बेंगलोर बहुत बढ़िया, कर्नाटक की राजधानी। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है जी? लोहा उत्पादन, लोहा अपने एस के तौर पे उगेगा, उगेगा नहीं, निकलेगा, उगते नहीं है ये, ठीक है। लोहा उत्पादन उड़ीसा में होगा जी, उड़ीसा में। ए ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा, उड़ीसा। अगले सवाल पे आ, तो सवाल से पहले ये जानते हो इनके बारे में, छोड़ो इनको। इस पे एडमिशन चल रहा है, ले सकते हो, इस एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको एडमिशन। सवाल पे आओ। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोह अयस्क किस प्रकार का है? सबसे ज्यादा कौन सा लोहे का अयस्क है जो भारत में निकलता है, जिससे हम लोग लोहा निकालते हैं? दे सकते हो जवाब, सभी ने पढ़ रखा है, ठीक है भाई। अब मिजान बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। बताओ, जो नए स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोह अयस्क किस प्रकार का है? तो लोहे का जो अयस्क है, हाँ अक्षय पवार बिल्कुल सही जवाब है, हेमेटाइट। हेमेटाइट एक लोहे का अयस्क है जो भारत में सबसे ज्यादा मिलता है, ए, ठीक है जी, हेमेटाइट। अगले सवाल पे आओ। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अच्छा, बॉक्साइट एक अयस्क है, किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये भी ध्यान रखना है आपको, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा भारत में? तो कौन सा है? कौन सा है? सी ऑप्शन, उड़ीसा। उड़ीसा बिल्कुल सही है, ठीक है। बॉक्साइट में भी और लोहे के अयस्क में भी, यानी हेमेटाइट भी और लोहे अयस्क भी उड़ीसा में मिलते हैं। आगे देखो, जिप्सम। जिप्सम जानते हो? जिप्सम, अगर हमें अपनी जमीन की क्षारीयता को कम करना है तो हम खेतों में या जमीन पे जिप्सम बिखेर देते हैं, उससे क्षारीयता कम हो जाती है जमीन की। तो प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है ये जिप्सम? जिप्सम को सीमेंट में भी मिलाया जाता है ताकि सीमेंट के जमने की दर कम की जा सके, सीमेंट में भी मिलता है जिप्सम, ठीक है।
जिप्सम, जिप्सम का फुल फॉर्म फॉर्मूला होता है एक जिप्सम का, कौन बताएगा? कमेंट करो जिसको पता है जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सम एमपी में नहीं होगा, जिप्सम होगा जी कहाँ? राजस्थान में। जिप्सम राजस्थान में है, डी सबसे ज्यादा राजस्थान। जिप्सम ध्यान रखेंगे सभी। जिप्सम ऐसा है जो सीमेंट की जमने की दर को कम कर देता है, इसलिए उसमें इसको मिलाया जाता है। अगले सवाल पे आओ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज, एमएन होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, एमएन सिंबल जो होता है इसका, बताओ मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मैग्नीज का, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या कर्नाटक, क्या उड़ीसा? तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो उड़ीसा ही होगा, उड़ीसा, मैग्नीज उड़ीसा, ठीक है। तो बॉक्साइट, लोहे के अयस्क, मैग्नीज, इन सभी में उड़ीसा, ठीक है। चलो देखो आगे। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सोना, सोना एक खान से निकलता है, उसका नाम है कोलेरू, कोलेरू खान। बताओ किस राज्य में है कोलेरू? तो कोलेरू है जी कर्नाटक में, ए ऑप्शन सही होगा। कर्नाटक में है कोलेरू, जहां से सोना निकलता है। सोना, वहीं मत पहुंच जाना सभी, ठीक है। सोना भी शुद्ध रूप में नहीं निकलता, एस के तौर पे निकलता है, फिर इसका जो है किया जाता है भंडारण वगैरह। जिप्सम का फॉर्मूला बता दीजिए, हमको नहीं पता। CuSO4 इंटू 10H2O। आगे देखो, भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? बात करिए थोरियम के भंडार की। थोरियम ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर तत्व है, न्यूक्लियर तत्व है ये, ठीक है। एक यूरेनियम होता है, एक थोरियम होता है। तो बताओ किस राज्य में है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या असम में? तो थोरियम का जो भंडार है वो सबसे ज्यादा केरल राज्य में है जी, मालाबार तट वाले में, केरल में। आगे देखो, बता दिया, सी जिप्सम का फॉर्मूला बता दिया, CuSO4 इंटू 10H2O। किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? रूर का मतलब होता है जहां खनिज मिलते हैं, खनिज, ठीक है, खनिज मिलते हैं। और यहां बात कर रहे हैं नदी घाटी की, बात कर रहे हैं नदी घाटी। ये नदी घाटी उस जगह पे सोख भी लेकर के आती है, क्योंकि कई बार ये खदानों में पानी भर देती है ये नदी, ठीक है। भारत का रूर एक सिराज होता है, सिराज। पूर्व का सिराज किसको बोलते हैं, किस जिले को बोलते हैं? पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज जौनपुर को बोलते हैं जी, जौनपुर को। तो सिराज इसको इसलिए कहा जाता है, सिराज का मतलब है सांस्कृतिक केंद्र। तो उस जमाने में, जिस जमाने में जौनपुर बसा था, तो सांस्कृतिक केंद्र था, इसलिए इसको पूर्व का सिराज कहा गया है, जौनपुर को। और जौनपुर बसाया किसने था? यूपी जीके की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें थोड़ी सी यहाँ। जौनपुर किसने बसाया था? जौनपुर बसाया था जी फिरोज शाह तुगलक ने, अपने भाई की याद में, FST, फिरोज शाह तुगलक। इसका जो सही जवाब होगा वो दामोदर घाटी होगा। दामोदर घाटी को भारत का रूर भी कहा जाता है। और दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी भी है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ये पड़ती है। आगे देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब पूछा है गलत कौन सा है, गलत कौन सी बात झूठ है इसमें, गलत पूछा है, बताओ। एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, क्या यह बात सही है? भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, क्या यह बात भी सही है? क्या जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है? या भारत में कोयले का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में, ध्यान से पढ़ना, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम की बात हो रही है। अंदाजा लगाना कहां पड़ता है ये, बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा जल्दी। ये तो आपको पता है कि मैंने बताया था तुम्हें, कोयले का शुद्ध रूप होता है एंथ्रासाइट, एक प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक्स ही होती है ये। कोयला तो सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टाने, ये कायांतित चट्टान बन जाती है। और कोयले में ही एंथ्रासाइट की एक कायांतित चट्टान जो सबसे मजबूत बनती है वो है हीरा। हीरा भी कोयले से ही बनता है, ठीक है जी, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है।
भारत में पाए जाने वाले अधिकांश कोयला बिटुमिनस, कई बार पढ़ रखा है आपने, कोयला बिटुमिनस प्रकार का ही है, ये बात भी सही है। तो ए और बी तो सही है। सी और डी में से बताओ। अब यहाँ फैक्ट्स आता है कि एंथ्रासाइट कोयला क्या जम्मू कश्मीर में पाया जाता है? हाँ, एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, सी भी सही है। पूछा था उसने असत्य। यहाँ अंदाजा आप कैसे लगा सकते हो? देखो, कोयला निकलता है झारखंड वाले रीजन से, झारखंड, बिहार, छोटा नागपुर वाले पठार से, और 78 डिग्री की बात हो रही। अब यहाँ कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आपको पता है जो हमारी समय वाली रेखा है, समय वाली रेखा, मान लो ये भारत है, समय वाली रेखा कौन सी है भारत की? 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व में है। और ये 82.5 डिग्री ही कहां से निकलती है? इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, इलाहाबाद। तो इसके तो और भी पूर्व में है झारखंड 82.5 डिग्री के, जबकि इसने कहा 78 डिग्री के पश्चिम में। तो 78 डिग्री तो यहां पड़ेगा कहीं, इसके भी पश्चिम में बोल रहा, तो ये बात गलत हो जाती है। पूर्व में बोलता तो शायद कुछ हद तक बात सही हो जाती। ठीक है जी, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यही गलत है। क्लियर हो रही है बात सभी को? डी को लॉक कर दिया भाई। अगले सवाल पे आओ। अब देखो नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक, यानी कि गंधक को हम सल्फर भी बोलते हैं, जिसको आप दिवाली पे छुटाते हो पटाखे, जिसके प्रदूषण भी करते हो, और फिर उसके बाद गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है। कौन है जो गंधक सल्फर, देखेंगे ध्यान से कहां से आता है गंधक सल्फर के उत्पादन, कौन करता है सबसे ज्यादा राज्य, तो कौन सा है जी? यस बताओ। विकास राणा एमपी बोल रहे हैं, एमपी। अम्मी जान सी बोल रहे हैं, राठी जी राम राम भाई। तो गंधक जो उत्पादन होता है वो होता है जी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एक राज्य है, इसकी राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? आगे असम की तो दिसपुर है, चलो मैं बता देता हूँ कुछ कुछ। तो पंजाब की चंडीगढ़ है, तमिलनाडु की क्या है? तिरुवनंतपुरम तो उसकी है, केरल की। तमिलनाडु की क्या है राजधानी? बताओ, तमिलनाडु और महाराष्ट्र दोनों की बताओ, मेरे दिमाग से मिस हो गई। तमिलनाडु की चेन्नई, चेन्नई है, चेन्नई। महाराष्ट्र की बताओ। तो अब सवाल है तुमसे महाराष्ट्र का, करो कमेंट। आगे देखो 20 सवाल तक आ चुके हैं हम, 50% सिलेबस हो चुका है यहां तक। ठीक है, बताओ खेतड़ी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी, खेतड़ी पेपर में हुआ सवाल है ये। खेतड़ी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? क्या सोना, तांबा, एल्यूमिनियम या उर्वरक? खेतड़ी, खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तांबा। खेतड़ी तांबा मिलेगा, तांबा। ठीक है जी, जवाब नहीं आया किसी का भी अभी तक? हाँ, मुंबई, बिल्कुल। आगे बढ़ो, आगे देखो, राउरकेला इस्पात, अब उद्योग आ गए हैं, इस्पात संयंत्र की बात हो गई है, अगला टॉपिक चल गया है। राउरकेला इस्पात पूछा है, राउरकेला इस्पात पहले तो देखो है कहां, ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में राउरकेला। पूछा है कि स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? राउरकेला इस्पात की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? एक बेहतरीन लेवल के सवाल है। इतना जितनी मैराथन आपको कराई जा रही है, 20-21 मैराथन हो चुकी है, आज 21-22वीं चल रही है मैराथन। ठीक है, आने वाले 15 दिनों में और होगी मैराथन ही, तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 मैराथन हो जाएगी। और 37 मैराथन का अगर मैं एवरेज क्वेश्चन की बात करता हूं, तो मैं आपको डेली 30-30 क्वेश्चन एवरेज करा रहा हूं, किसी में 40, किसी में 30, किसी में 35, इस प्रकार से। तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? लगभग इतने सवाल हो जाएंगे आपके। ठीक है, 1000 प्लस सवाल आपके हो जाएंगे आने वाली इन मैराथन में। 1000 प्लस सवाल आपको कितने करने हैं? 38 सवालों में से आपको जो है 27 से लेकर के 30 के बीच सवाल सही करने हैं, 30 के बीच। ठीक, तो 1000 प्लस सवाल ये हो जाएंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो प्रॉमिस किया था, ब्रह्मास्त्र सीरीज 100-150 सवाल हर सब्जेक्ट के उसमें हो गए, यानी कि 1000-1500 सवाल उसमें से मिल जाएंगे। आपके पास हो जाएंगे टोटल 2000 प्लस सवाल। ठीक, सारे सब्जेक्ट के मिला करके जीएस में।
ठीक है ना। तो आराम से निकाल लोगे, सब प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सवाल बनाए जा रहे हैं, लेकिन सारी की सारी मैराथन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मिस करोगे तो मिस ही हो जाओगे फिर भर्ती से भी, ठीक है। पुलिस वाले फिर आपको मिस नहीं करेंगे, वो आपको परमानेंटली मिस कर देंगे, निकाल देंगे। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव में नंबर जाने नहीं देना है। एक चीज और सुनो ध्यान से, आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज तो बनी रही है टॉपिक खत्म होते ही। अब मैं एक चीज और प्रोवाइड करूंगा आपको एप्लीकेशन पे, हैंड रिटन नोट्स हर सब्जेक्ट के, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हैंड रिटन नोट्स प्लस ब्रह्मास्त्र सीरीज के क्वेश्चन एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री रहेंगे, बिना एप्लीकेशन वालों के लिए पेड रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी इसकी, पीडीएफ, प्रिंट फॉर्म नहीं है अभी, धीरे धीरे प्रिंट फॉर्म भी आने लगेगा, बुक्स आ जाएगी, ठीक है। अभी पीडीएफ मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे प्रॉपर बढ़िया, हर फैक्ट्स पेपर के लिए, एसएससी जीडी के लिए भी जरूरी है ये। और ब्रह्मास्त्र सीरीज मिलेगी, इसको एप्लीकेशन पे हम लोग डाल देंगे। और एप्लीकेशन पे हमने अभी भी ऑफर चला रखा है, 26 जनवरी तक चलेगा आपका ये ऑफर, मात्र 390 रुपये का कोर्स है ये, ठीक है। वर्दी बैच में भी और टारगेट 2.0 में भी। इस 390 में जितने बच्चे नए हैं उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग वीडियोज आपको मिल जाएगी, वहां से फास्ट मोड पे लगा करके आप रिवीजन कर सकते हो अपना। साथ ही साथ आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट डाल दिया है, अब मिनी मॉक टेस्ट भी लगने शुरू हो जाएंगे आपके। जीएस के टेस्ट ले लूंगा मैं सब्जेक्ट वाइज, मिनी मॉक टेस्ट, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा दिया अब, ठीक है ना। बहुत सारी चीज मिल जाएगी 390 रुपये में। आपकी अगर नौकरी मिल रही है, आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है जिससे आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ रही है, तो ज़्यादा फीस नहीं है। 26 जनवरी तक ये ऑफर है, आप बिल्कुल खरीद सकते हो, आपको बहुत फायदा होगा यहाँ से, ठीक है जी। इतनी सी फीस है ये जितनी मात्र आपने फॉर्म भरा है यूपी पुलिस का, उससे भी 10 रुपये कम है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन में आपके लिए बहुत कामयाब दिला देगा आपको। बोला है राउरकेला इस्पात, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया जी, राउरकेला इस्पात डी, जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी उड़ीसा में। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, दो जवाब मुझे। भिलाई, दुर्गापुर, संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना, कल से इकोनॉमिक्स चल जाएगी आप लोगों की। आज इंडियन ज्योग्राफी भी खत्म हो चुकी है। देखो अब तक मैंने क्या क्या करा दिया, एक तो पॉलिटी हो चुकी है कंप्लीट, इसकी ब्रह्मास्त्र सीरीज भी प्रोवाइड कर दी। एक जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपकी फिजिकल जियोग्राफी यानी कि पृथ्वी वगैरह के बारे में, फिर वर्ल्ड जियोग्राफी ये स्टैटिक पोर्शन था, और आज इंडियन जियोग्राफी, ये खत्म है आज, ठीक है, ये खत्म हो चुकी है। कल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा इकोनॉमी के सवाल, और 40-50 सवाल एक दो क्लास में ही खत्म हो जाएगी इकोनॉमी, कम ही सवाल आते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद मैं तुम्हें कराऊंगा आर्ट एंड कल्चर वाला, स्टैटिक जीके, यानी कि आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक जीके, ये कराऊंगा तुम्हें सवाल। और सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। 5-6 मैराथन में इसका भी काम हो जाएगा पूरा। और यूपी जीके के सवाल आ जाएंगे, यूपी जीके के, ठीक है। 1 फरवरी से ध्यान देंगे, ये काम मुझे 1 फरवरी तक करना है। 1 फरवरी से ध्यान देंगे सभी, 1 फरवरी से। 1 फरवरी से हम लोग एक तो रिवीजन मोड में आ जाएंगे, रिवीजन, महा रिवीजन होगा आपकी, बड़ी बड़ी मैराथन देंगे 3-3 4-4 घंटे की सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट की एक मैराथन, उसमें एक सब्जेक्ट एक ही मैराथन में कर देंगे इन 15 दिनों में, 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 16-17 2 दिन हमारे पास रहेंगे, उसमें रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, अपने टेस्टों का एनालिसिस करेंगे। महा रिवीजन चलेगा 1 फरवरी से 15 फरवरी। इसी में ही करंट अफेयर की मैराथन भी मिलेगी, 1 साल की करंट अफेयर। मैं करंट अफेयर अभी नहीं करा रहा हूँ, इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि भूल जाओगे, तब तक पेपर के नज़दीक पढ़ोगे तो याद रहेगी चीज़ें, ठीक है, भूलना नहीं है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी हमने पेपर की बना रखी है पहले से ही, कैसे कैसे कब कब करना है। बस आप लोग अपने लिए रेडी रहो, हम आप लोगों के लिए पूरी तरीके से रेडी है, आप लोग अपने लिए रेडी रहो। पंचवर्षीय योजना कैसे आई, कब शुरुआत हुई, उसके बताऊंगा मैं।
इसमें जो ये इस्पात बने थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बने थे भाई, द्वितीय में, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि आधारित थी, कृषि। दूसरी में जो टारगेट था वो उद्योग का था, बिजनेस का। तीसरे वाली में कृषि प्लस उद्योग दोनों थे, कृषि प्लस उद्योग दोनों, ठीक है। कृषि प्लस उद्योग दोनों। हैंड राइटिंग भले ही समझ में ना आवे लेकिन बोला हुआ समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनोगे तो। और चतुर्थ में जो है गरीबी उन्मूलन की बात हो गई थी, गरीबी हटाना था, ये ध्यान रखेंगे सभी। अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, सेल, एक नवरत्न कंपनी में आती है ये, सेल। इकोनॉमिक्स में कराऊंगा, नवरत्न वगैरह कंपनी है। बताओ स्थापना कब की गई, जवाब दो। क्या 1964, क्या 1869? क्या लाइट भी दूसरे में थी? उद्योग से रिलेटेड जितनी भी चीज होगी, चाहे वो इस्पात का हो, लाइट का हो, वो सब दूसरे में रहेगी। कृषि वाली सारी पहले में थी। तीसरी में फिर कृषि और उद्योग दोनों पे काम किया था। हाँ, इसका सेल, सेल देखो, इसका 1973-74, अब 73 ऑप्शन में नहीं है, 1974 रहेगा फिर, ठीक है। सी ऑप्शन 1974। ये इतनी बड़ी चीजें कोई एक साल में बन के तैयार नहीं होती, टाइम लगता है इनको। तो एवरेज टाइम पीरियड ले लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि लिमिटेड सेल लगाई, मन में आया कि चलो सेल लगाते हैं और एक महीने में बन के तैयार होगी, एक महीने में नहीं बनती है। तो इन्हें साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं बनने में, लेकिन जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट सन होता है वो 1974। आगे देखो, कुकी जनजाति। अब इस पे सवाल इसलिए बन सकता है क्योंकि करंट अफेयर में बहुत रहा है ये कुकी जनजाति। 2023 में आपने सुना होगा, उत्तर पूर्वी भारत में दो राज्यों के बीच में जो है झड़प हुई, पुलिस आपस में भिड़ गई थी। और कारण क्या था कि वहां की जो जनजाति थी वो कारण थे, इसलिए सवाल बनाया मैंने। ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। लक्षद्वीप के भी कल सवाल कराए थे मैंने तुम्हें, लक्षद्वीप से पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर में चल रहा है टॉपिक। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। कितने द्वीप है लक्षद्वीप में? 36। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है टोटल? 36। बन सकता है सवाल, ध्यान रखना भाई। तो कुकी जनजाति के लोग रहते हैं जी मणिपुर में। मणिपुर में कुकी जनजाति, इनकी एक कहानी है, कहानी आपको मैं जीएस फाउंडेशन बैच में बताऊंगा क्यों हो रही होती है लड़ाई। अगर कहीं भी मतभेद हो रहे होते हैं, विचार नहीं मिलते या विवाद हो रहा होता है, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है, ठीक है। वो कहानी आप अब बताओ आ रही क्या वॉइस? आ गई होगी भाई। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र बताओ। क्या केरल, हिमाचल प्रदेश? केरल को मालाबार तट भी बोलते हैं, मालाबार। थोरियम का भंडार मिलता है जहाँ। पिछले सवाल को मत भूल जाना, साथ के साथ याद रखना है उन्हें, है ना। मालाबार तट भी बोलते हैं, थोरियम का भंडार। कर्नाटक में सोने का भंडार। बताओ, गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति। और उत्तर प्रदेश की जनजातियां यूपी जीके के हिसाब से पूछी जा सकती है। जैसे थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की, कहाँ रहती है, किस जिले में रहती है, वो यूपी जीके में चलेगा, वो भी पढ़ना जरूरी है,
ठीक है जी। अभी फिलहाल पहले पढ़ लो, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी, जीएस के बारे में ऐसा होता है कि जितना आप पढ़ोगे पढ़ते वक्त लगता है कि हाँ ठीक है पढ़ लिया, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो इसका तरीका यही है कि आपको बार बार रिवाइज करना है। तो अभी पहले पढ़ लो, एक बार दिमाग से उतार लो, फिर ब्रह्मा सीरीज में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से रिवीजन हो जाएगा, फिर हैंड रिटन नोट्स पढ़ोगे वहाँ से रिवीजन हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे याद हुई चीज़ है। और फिर 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच हम जो रिवीजन करेंगे, 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच जो रिवीजन चलेगा उसमें रिवीजन हो जाएगा, तो 3-3 बार हो जाएगा। कुछ अपनी सेल्फ स्टडी से भी पढ़ लेना, आराम से निकल जाएगा पेपर, घबराने वाली कोई बात नहीं है, विश्वास रखो बस अपने ऊपर। ठीक है जी। चलो, तो आंध्र प्रदेश में मिलती है गोंड जनजाति। अगले सवाल पे आओ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसका सभी जवाब दे सकते हैं। राज्य का एकमात्र है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसका तो पता होगा सभी को। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा एक ही है और किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है जी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कुछ कुछ है, जैसे कान्हा है ना, जैसे पेंच, ये मैंने तुम्हें कराए थे, जैसे पन्ना, जैसे कूनो, इसमें चीते छोड़े गए थे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगले सवाल पे आओ। मानस पशु विहार, पशु विहार की बात हो रही है, ये पशु विहार है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस, मानस पशु विहार। तो मानस पशु विहार, अच्छा, असम। मानस पशु विहार जो है असम में है, असम में, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर, ध्यान रखेंगे सभी। राजस्थान की जयपुर, झारखंड की रांची, और झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था 2000 में। और छत्तीसगढ़ की, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के नए सीएम भी बने हैं। सीएम ध्यान रखने जो वर्तमान में बने हैं, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के और मध्य प्रदेश के। आगे देखो, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, पहला नेशनल पार्क कौन सा था भारत का? पहला नेशनल पार्क, तो पहला नेशनल पार्क जो था वो था जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले ये बनाया गया था और उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश से ये राज्य अलग हो गया और अभी ये पड़ता है उत्तराखंड में, अभी ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। हाँ, इसका नाम चेंज हो चुका है, बताओ कौन सा नाम रखा गया है? ये भी जो है राजा जी, ये भी यूके में है, यूके में। दुधवा ये यूपी में है, पीलीभीत वाले जिले के यहाँ। कान्हा ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। रामगंगा है ना, क्योंकि यहां से जो रामगंगा नदी है इस नेशनल पार्क से होकर के निकलती है, वो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, अब देखो, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर, हमने कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए कुछ कुछ प्रोजेक्ट हम लेकर के आए, तो टाइगर का पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था कब, बताओ? इसकी जो प्रॉपर एप्रोप्रिएट डेट होती है, हाँ रामगंगा भाई, बहुत बढ़िया, तुर्रम खान। तो प्रोजेक्ट टाइगर ए 1973 से शुरू होता है, 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है जी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। और इसी 1973-74 में वो बना था, क्या था वो? पिछले सवाल में आया था, अभी बताया था, सेल, ये रहा सेल, ठीक है। सेल की स्थापना हुई थी 1973-74 में ही, और फिर 1975 में इमरजेंसी लग गई थी। तो ध्यान रखना, इमरजेंसी लगने से पहले हुए थे ये सारे काम, ठीक है। 1974-73 में प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था, सेल बना था, इमरजेंसी लगने से पहले 1 साल। आगे देखो, अब जनगणना की बात आ गई है, 30वें सवाल पे आ गए हम लोग। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? पहली बार, अंग्रेजों के टाइम की पूछ रहा है। पहली बार जनगणना कौन थे? लॉर्ड मेयो, वाइसराय थे उस टाइम पे। तो जो पहली बार जनगणना होती है भारत में, प्यारे लाडलो, वो होती है जी 1872 में। ध्यान देना, दोनों डेट ध्यान रखना,
1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन वो जनगणना होकर छोड़ दी थी। लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना हुई कि हर 10 साल बाद जनगणना करवाएंगे, तो हर 10 साल बाद जनगणना होती है 1881 में। तो इस सवाल का तो सही जवाब बी है, लेकिन आपको ध्यान रखना 1881 में हर 10 साल बाद शुरू कर दी थी, फिर नियमित जनगणना हो गई थी। ठीक है, तो अभी भी जनगणना 10 सालों के बाद ही होती है। और टोटल अभी तक जब से जनगणना होनी शुरू हुई है, तो 2021 में जो जनगणना हुई थी वो 15वें नंबर की थी, 15वें नंबर की 15वीं बार थी वो। ठीक है जी। और स्वतंत्र भारत में अगर पूछ ली जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की है, तो स्वतंत्र भारत की है जी 7वें नंबर की। यानी कि देश की आजादी के बाद जो जनगणना हुई उसमें 7वां नंबर है, और वैसे जब से चलती आ रही तब से ये 15वें नंबर की है, और हर 10 साल बाद होती है। तो 2021 में नहीं, 2011 में, 2011 में जो जनगणना हुई थी वो अब 2021 में होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और थोड़ा सा डिजिटलीकरण की वजह से, एनपीआर वाला सिस्टम जो इसमें चल रहा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसकी वजह से ये प्रॉपर अभी तक हुई नहीं है। पेपर के लिए आप लोग 2011 वाली ही पढ़ते हो। आगे देखो, ये रहा 2011 की जनगणना। भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? शुरुआत से ही पूछा है बिल्कुल। तो अभी बताया मैंने इसका कौन सी थी जी, 15वीं जनगणना थी ये, 15वीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? 15वीं, बहुत बढ़िया। आगे देखो अगला सवाल। जनगणना की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का सही क्रम है। अक्सर इन पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये स्टैटिक जीके है, ये तभी याद होगी जब आप फोकस होकर सुनोगे और बार बार पढ़ोगे। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है भारत के 3 बड़े राज्य है, तो आप आंसर कर सकते हो। देखो ये 2 ऑप्शन तो कट जाते हैं क्योंकि पहले नंबर पे तो उत्तर प्रदेश आएगा, बचते हैं ये 2 ऑप्शन। तो इन दोनों ऑप्शन में ध्यान देंगे सभी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार। ठीक है, यही एक दूसरे को घूमते फिरते रहते हैं। ठीक, बिहार कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश तो चला ही गया है सबसे ऊपर, बिहार कोशिश कर रहा है महाराष्ट्र को पीछे हटाने की। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, चलो जी आगे देखो। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य है। अब बड़े और छोटे दोनों एक साथ लेकर के आ गया हूं मैं, बड़े भी पूछे जा सकते हैं, छोटे भी पूछे जा सकते हैं। 3 लेकर के आया हूं। वैसे सिंगल में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें कम जनसंख्या है। ठीक, तो तीनों को ध्यान रखेंगे, कौन सा होगा? बी ऑप्शन। सबसे कम सिक्किम में है, सिक्किम में 36वां संविधान संशोधन करके हमने इसको भारत में मिलाया था 1975 में, ध्यान रखना। सिक्किम के बाद मिजोरम में है जी, मिजो जनजाति मिलती है वहां, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा बताओ, वन के मामले में सबसे ज्यादा वन कहां मिलते हैं? मध्य प्रदेश में, और दूसरे नंबर पे मिलते हैं इस अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को देख के याद किया करो। अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पे वन है, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश में है। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि परसेंटेज में प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में है सबसे ज्यादा, तो प्रतिशत के आधार पर है जी मेघालय। प्रतिशत के आधार पर इसी के मासिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, मेघालय या मिजोरम, परसेंटेज के आधार पर मेघालय है, मिजोरम है शायद, मिजोरम, कंफ्यूज हो गया हूं मैं यहां, मिजोरम है भाई। ठीक है, चलो आगे देखो। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? अब देखो इन सभी राज्यों में 5 राज्य है, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या है इनमें, लेकिन क्रम वाइज बताना है, क्रम वाइज। देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो। लगाओ दिमाग लगाओ, कौन कौन सा होगा सही। हाँ, परसेंटेज के आधार पर मिजोरम ही है, सही करना है इसको, ये मिजोरम ही है। ठीक है, मिजोरम है, मेघालय नहीं है, मिजोरम है। चलो लगाओ इसको।
तो पहले नंबर पर देखो कैसे करेंगे। सभी को पता है उत्तर प्रदेश पहले पे आएगा, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर बिहार आएगा। 132 ये तो मिल गया मुझे। 132 इसको काट दो, इसको काट दो। अच्छा इन दोनों में ही 132 है। अब देखो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में, पश्चिम बंगाल उत्तर भारत में। मैंने बताया था जनसंख्या हमेशा उत्तर की ओर ज्यादा होती है, तो पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? समझ पा रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा हूं तुम्हें? मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, भविष्य के जवानों, उत्तर प्रदेश पुलिस के थोड़े ही सवाल रह गए, आगे आओ। देखो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, बहुत बार आ चुका है पेपर में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व का मतलब यह है कि भीड़ कितनी है, ठीक है, भीड़ यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे ज्यादा किस में है जी बताओ? हाँ बिल्कुल बढ़िया, बिहार सही जवाब है, बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व, अगला सवाल, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, अगर ज्यादा पढ़ा तो कम भी पढ़ो, सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये हो जाता है आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, सबसे पूर्व का राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है? जनसंख्या घनत्व का मतलब ही यही होता है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो चूंकि बिहार का सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है तो कितना है वो? 1106 है जी, यानी 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग। आगे देखो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व, अब चूंकि यूपी का हम एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी राज्य का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी के फैक्ट्स जरूरी है यूपी जीके के हिसाब से भी। तो उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व कितना है ये ध्यान रखना है आप लोगों को, वो है जी 829। डी ऑप्शन सही रहेगा, 829 उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है, और बिहार का है 1106। और पूरे भारत की बात करूं मैं, अगर भारत में कितना है, भारत में, भारत का एरिया कितना है? 32,87,263। ठीक है, जब भी बात होती है, जैसे अब ये सवाल आ गया है तुम्हारा महिलाओं की संख्या यानी कि लिंग अनुपात, इसको हम बोलेंगे लिंग अनुपात, लिंग अनुपात। तो पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात हमेशा 1000 पुरुषों पे डिस्कशन होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पे जो महिलाएं हैं लिंग अनुपात भारत में वो है जी 943, यानी कि 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। बाकी जो है कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है, अगर कोई दूसरी शादी करे तो बात अलग है। चलो आगे बढ़ाओ, अगला सवाल 40वां, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। तो भारत का सबसे नगरीकरण वाला राज्य है जी गोवा। अच्छा, लिंगानुपात में राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा है? तो महिलाएं सबसे ज्यादा है, 1000 से भी ज्यादा है उसमें केरल, और सबसे कम हरियाणा। राज्यों की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे। और नगरीकृत वाला जो राज्य होगा वो होगा गोवा, नगरीकृत वाला राज्य। आगे देखो, आगे खत्म। तो आज की क्लास में भी हम लोगों ने 40 सवाल पूरे कर लिए हैं, और आप सभी लोग शुरू से आखिरी तक जुड़े हुए हो। आप लोगों का भी धन्यवाद, और आप लोग मेरा धन्यवाद कर दो, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी सभी कमेंट में ज़रूर बताओ, वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो भाई। और कल आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे अगले इस मंथ में क्या होने वाला है, कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाई करनी है। अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतो, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का है, हमारा नहीं है। हमारा तो यही एग्ज़ाम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो जाओ, यही हम कामना करते हैं। और सभी लोग, जितने ज़्यादा लोग हो गए सभी लोग जो है फिर यहाँ एक मीटअप करेंगे, और जिनके अच्छे नंबर रहेंगे उन्हें कुछ
प्रोत्साहन भी देंगे ताकि वो दूसरे बच्चों को मोटिवेट कर सके। एक मीटअप करेंगे, ठीक है। फिलहाल एग्ज़ाम पे फोकस है। ये वाला कोर्स है जिसको शुरुआत करनी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, बड़े एग्ज़ामों के लिए भी ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत ही नॉमिनल फीस पे है, आप इसको ले सकते हो। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बोल दिया मैंने, हेलो, बंद करो इसे।